आखिरी तौर पे जो है सपोर्ट मिलने लगा है। इस तरह की बातें हमारे पास हो रही हैं। जी दिनेश जी। सुजाता जी के पास आता हूँ। पहाड़ भी गए हाथ से, हिमाचल भी गया, उत्तराखंड भी गया, दिल्ली भी गया। कभी कभी तो सोच ही समझ में नहीं आती कि क्या है, कि ये लोग चाहते क्या है। और मुझसे एक आम आदमी पार्टी के एक कार्यकर्ता बात कर रहे थे, एक बड़े थोड़े से अपर लेवल के हैं, तो उन्होंने मुझसे कहा कि जब इन्होंने वोट ही नहीं हम उनको देने, तो हम दिल्ली में उनको मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी और बस में मुफ्त की सुविधा हम देते क्यों है इनको अल्टीमेटली? क्योंकि सब कुछ सुविधा देने के बाद भी इन्होंने वोट उनको जाके देना है, तो वाई वी शुड सैक्रिफाइस आवर रेवेन्यू फॉर देम। ये बात तो सही है। और मैं एक्चुअली पर्सनली तौर पर सोचूं कि इंडिया फ्री कभी किसी को कुछ नहीं देना चाहिए, क्योंकि लोग उसको ग्रांटेड ले लेते हैं, फिर वापस लो तो बड़ा दुख होता है। वाई समबडी शुड गेट इट फ्री। जब भारत बहुत गरीब था ना, उस टाइम भी हम उनको राशन के ऊपर अनाज देते थे, कुछ पैसे जरूर लिया करते थे गेहूं और चावल के, मुफ्त में नहीं देते थे उनको, क्योंकि उनको एहसास होता था कि कुछ पैसे देने पड़ेंगे, हमें कमाना पड़ेगा। तो आप उनसे वो उनका आत्मसम्मान छीन लेते हो देखा जाए तो, और फिर उसकी आदत पड़ जाती है उनको कि नहीं फ्री में मिल रहा है तो अब हमको पानी मिलेगा, बिजली मिलेगी, बसों में आना जाना मिलेगा, ये सब चीजें हैं। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी घट रही हैं भारत में। साउथ साउथ से मैं बहुत निराश हुआ इस बार, क्योंकि मुझे लगा कि कई कांग्रेस वाले सो गए थे, सत्ता मिली तो सो गए। वो कांग्रेस की पुरानी आदत है, मैं बताऊं। एक तो विभीषण इतने पैदा कर लिए ना आप लोगों ने कि मैं बता नहीं सकता। एक कमलनाथ सबसे बड़े विभीषण है, अभी भी उनको आप टॉलरेट करते हो। दिग्विजय सिंह उससे बड़े विभीषण है, उन्हें आप टॉलरेट करते हो। उसके बाद इतने सारी नंबर, मेरे से बड़ी लंबी लिस्ट पड़ी हुई है। मेरी कभी राहुल गांधी से फिर से दोबारा मुलाकात हुई ना, तो मैं जाके उनसे कहूंगा पहले इनको बाहर निकाल दो प्लीज, क्योंकि बाकी तो आपका कोई बंदा कहेगा नहीं यहां से, लेकिन मैं कह सकता हूं। मैंने पहली मुलाकात में काफी चीजें कही थी, मैं दूसरी मुलाकात में उनसे काफी चीजें कह दूंगा, क्योंकि मुझे उनसे कुछ लेना नहीं है, मुझे उनसे कोई अपेक्षा नहीं है। मैं उनसे जाके टिकट नहीं मांग रहा हूं, मैं अपना काम कर रहा हूं, जहां पर हूं बहुत खुश हूं। पर ये लेड बैक एटीट्यूड होता है ना कांग्रेस का, ये सब मार देता है। और सामने एक बंदा मैनेजमेंट को लेके बैठा हुआ है, तो फिर मुकाबला कैसे करोगे? करिश्मे के बेस पे आप हमेशा जीत नहीं सकते ना। और बाकी पूरे परिदृश्य पे आपकी टिप्पणी, लेकिन एक चीज पे मैं सलाम करूंगा। मां तुझे सलाम तो मेरा टाइटल भी है, अद्भुत भारत है। सलाम इस बात का है कि भारत ने सांप्रदायिक शक्तियों को नकारा है, हिंदू मुसलमान के अगेंस्ट वोट किया है। जहां उन्होंने यूपी के अंदर योगी की सांप्रदायिकता को, मोदी की सांप्रदायिकता को नकारा, वही असम के अंदर धुबरी में 10.5 लाख से जीतने वाला रकीबुल हुसैन या हुसन, उसने बदरुद्दीन अजमल अहमद को हराकर इंडिया का रिकॉर्ड पैदा किया 10.25 या 10.5 लाख वोटों से। तभी हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि आई टेक माई हैट ऑफ फॉर रकीबुल हसन, कि इंडिया की ना केवल विक्ट्री है बल्कि बदरुद्दीन अजमल जैसे व्यक्ति को उसने हराया। जहां तक मेरी जानकारी गलती हो तो करेक्ट कर दीजिएगा। तो बहुत कुछ घटा है। सांप्रदायिकता को, मुस्लिम सांप्रदायिकता हो या फिर हिंदू सांप्रदायिकता हो, दोनों को नकारा गया है। सुजाता पाल जी। वोरा जी, जो बात आप कह रहे हैं वो, उसमें इतनी सच्चाई जरूर है कि जब जनता जागती है तो हमें साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स भी देखने चाहिए। हमें समझना चाहिए कि कई बार क्या होता है कि जिस तरह का नैरेटिव बनाया गया, वो क्या था कि कितने लोग आके कहते थे मुझे उत्तराखंड में कि फायदा नहीं है ना वोट देने का, क्योंकि वोट तो आप किसी को भी दोगे वो मोदी जी के पास जाएगा। ये एक और ये तो मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये कोई कारण है, लेकिन मैं एक परसेप्शन की बात कर रही हूँ कि लोगों के मन में अलग अलग तरह से परसेप्शन बनाया जाता है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर उत्तराखंड को मैं देखूं तो तमाम हमारे जो बच्चे धरना स्थलों पर बैठे रहते हैं और मैं उनके बीच में रहती हूँ, इसलिए मुझे मालूम है। और वो किस तरह से सोचते हैं मैं अच्छी तरह से इस बात को समझती हूँ। लेकिन मैं माफी चाहूंगी, मेरे डॉग्स जो है वो हल्ला मचा रहे हैं। तो मैं यही कहूंगी कि सच्चाई ये है, मैं आपको बाद में जवाब दे दूंगी। जी कैरी ऑन। अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए।
माफी चाहूंगी, लेकिन जो बात मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें हैं जो हिंदी बेल्ट। सुजाता जी, जी। सुजाता जी, ऐसा लग रहा है कि हमारे जानवर भी खुश हो रहे हैं मोदी के जाने से। बिल्कुल इसमें कोई शक की बात नहीं है, बिल्कुल सच में। लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर आप हिंदी बेल्ट को देखें तो वहां पर एक परसेप्शन जो बन गया था वो ये था कि मोदी जी को आप हटा नहीं सकते हैं। आप जानते हैं कि मोदी जी हर बार उत्तराखंड आते हैं चुनावों के बाद। इस बार शायद बाबा केदार ने स्वयं उन्हें कहा कि आप यहाँ हिमालय में तो आइए नहीं, आप जाइए कहीं और, इसलिए उन्हें समुद्र के छोर पर बैठा दिया था इस बार भगवान केदार ने। लेकिन जो जिन लोगों को तकलीफें हैं, निश्चित तौर पर उन्होंने वोट दिया है, ऐसा थोड़ी है कि वोट नहीं मिले, हमारा वोट परसेंटेज भी बढ़ा है। और वो मुझे इस बात का एक एहसास दिलाता है कि जो हमारे बच्चे तकलीफ में थे उन्होंने जरूर ये बात मतलब वो इंडिया की तरफ आए। लेकिन साथ ही बीजेपी के मैनेजमेंट, जिस बात को आपने कहा उसको मैं बिल्कुल मानती हूँ कि बीजेपी का मैनेजमेंट ऐसे है कि कैसे करके आप वोटों का विभाजन ठीक से कर सको विपक्ष के और अपना वोट कंसोलिडेट कर सको। तो मैं अगर पौड़ी की सीट देखूं उत्तराखंड में, तो वहां पे मैंने इस चीज को होते हुए देखा जब मनीष खंडूरी और बद्रीनाथ के विधायक राजेंद्र भंडारी को भारतीय जनता पार्टी ने अपने पाले में कर लिया था और हमारे कई नेता ऐसे थे जिनको उन्होंने तोड़ा। तो मुझे लगता है वहां बहुत काम करने की जरूरत है, इसमें कोई शक की बात नहीं। अगर मैं आपको हिमाचल की बात बताऊं तो आप ये जरूर सवाल उठाएंगे कि हिमाचल में क्या हुआ फिर। लेकिन हिमाचल में जो हुआ उसमें एक चीज मैं जब देखती हूँ कि गगरेट से जो चैतन्य शर्मा विधायक थे, उसी गगरेट की लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो हार कैसे गए। मैं बताती हूँ कैसे हारे वो इसलिए हारे क्योंकि लोगों को ये बात तो समझ में आ रहा था कि जो जिस तरह मतलब हार की तरफ वो कैसे बढ़े, क्योंकि लोगों को ये बात समझ में आ रही थी कि इनको चूज करना है या नहीं। इसलिए वो जो जीत का मार्जिन है वो हर जगह पे संकुचित होता चला गया, चाहे वो गगरेट था या जो कंगना रनौत की जीत है। तो भारतीय जनता पार्टी को चारों सीट अवश्य मिले होंगे, लेकिन जनता ने वोट हमें भी दिया है और वोट भरपूर दिया है। वहां पर अगर आप देखें भारतीय जनता पार्टी की जो मैनेजमेंट में कहूंगी, इसको मैं चाल नहीं कह रही हूँ क्योंकि जनता जनार्दन होती है, वो जिसको भी चुने उसका सम्मान करना चाहिए। और वहां पर मैंने देखा था कि किस तरह से उन्होंने हती कम्युनिटी को ट्राइबल स्टेटस दिया था और ये एक पैटर्न था जो मेटीज के साथ वो करना चाहते थे, वही उन्होंने हिमाचल में हती कम्युनिटी के साथ किया था और वही करने की उन्होंने मंशा दिखाई थी आपके जम्मू कश्मीर में, जब उन्होंने कहा कि पहाड़ीज को वो ट्राइबल स्टेटस देंगे। मेती कम्युनिटी को उन्होंने ट्राइबल स्टेटस दिया, वो वापस भी ले लिया गया। मगर आप मुझे बताइए आउटर और इनर मणिपुर में कौन जीता? कांग्रेस पार्टी जीती। और इसलिए हिमाचल प्रदेश जहां पे ये ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है हिंदुत्व का और इस एजेंडे का और मार्जिन बहुत कम होता है, उसको हमारे को लगता है कि मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। लेकिन चलिए इसके अलावा अगर मैं बात करूं, जैसे पश्चिम बंगाल में मैंने पिछले चुनावों में भी देखा था कि कैसे ये कहा जा रहा था कि इनको अब हमारे को बदलाव की जरूरत है, ममता दीदी से हम परेशान हो गए, अब इनको लेके आना चाहिए। मैं कई बार लोगों को समझाती थी कि आपकी समझ में नहीं आ रहा कि आप कहना क्या चाहते हैं, क्योंकि सच्चाई ये है कि जब आप बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के उन राज्यों में, जैसे दक्षिण के राज्य जिन्होंने इनका राज नहीं देखा, मैं कर्नाटक को अगर आप छोड़ दें, जिन्होंने राज नहीं देखा, तो वो सोचते हैं कि कुछ सीटों में ये आए तो ये डबल इंजन वाली सरकार हमारा बहुत काम करेगी। और पश्चिम बंगाल में ममता दीदी का जो अग्रेशन था पिछले असेंबली चुनावों में, उस वजह से भाजपा जो है वो वहां पे नहीं जीती थी, ये मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा। लेकिन अदरवाइज अगर आप देखते तो भाजपा को बहुत क्योंकि उन्होंने सीटें भी बहुत पाई थी, ऐसा नहीं है कि नहीं पाई थी। तो मुझे लगता है कई बार लोग इन सब बातों में आ जाते हैं और उस चीज का टूटना बड़ा जरूरी था। जो इस बार चुनाव में हुआ है वही चीज टूटी है। हमारे काम में कमी रही, इसमें कोई डाउट नहीं है, वरना जिस तरह से लोग सोच रहे थे और रूरल एरियाज में लोग सोच रहे थे, मैंने स्वयं देखा है, मैंने वहां पे काम किया, इसलिए मैं जानती हूँ जमीन पर क्या था। तो मुझे पता है कि रूरल एरियाज में
बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं किया। लेकिन मैंने शायद आपको बताया भी था कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी बोंगीर जहां पे हमारे चामला किरण कुमार जी जो जीते हैं, उसके अलावा जो ओबीसी वोट्स है उसको विभाजन करने की तकनीक इन्होंने ढूंढ निकाली थी, फिर भी हम वहां पे जीते। और पिछली बार के कंपैरेटिवली वोट मार्जिन में भले ही फर्क आया हो, लेकिन वोट मार्जिन इज ह्यूज। उसी तरह से अगर आप आदिलाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी देखते हैं तो वहां के लोगों ने स्वयं कहा कि बहुत अच्छी कैंडिडेट और नई कैंडिडेट दी गई थी, लेकिन अगर हम हारे हैं तो हमारी कमी है और हमें उसको देखना पड़ेगा, क्योंकि अब देश को मजबूत करने का समय आ गया है। लेकिन इस वक्त मुझे ये दिखाई देता है, जो चीजें मुझे बड़ी बहुत ये मेरे लिए एक सीख है कि मैं नागालैंड में 1.5 साल पहले काम करके आई, 1.5 महीना वहां रह के आई। और आपको याद भी होगा कि मैंने वहां पर आपको बताया था यूसीसी और आर्टिकल 371 ए के एब्रोगेशन के विषय पर मैंने बात शुरू करी थी। वहां पे इसका कॉन्वर्सेशन स्टार्ट किया था। लोगों का मेरे साथ एक कनेक्ट बना था, क्योंकि कोई बोलता नहीं था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का एक विधायक भी नहीं है वहां पे। एमपी राज्यसभा भी भाजपा की है। मगर बताइए मुझे कि क्या कारण होगा कि नागालैंड में सुपुंग मेरिन जमीर, जो एक बहुत ही, अगर आप देखें, जूनियर नेता है कांग्रेस पार्टी के, उनको टिकट दिया गया, उन्हें प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया, वो जीते। ईएनपीओ ने कॉल किया था कि 6 डिस्ट्रिक्ट जो ईस्टर्न नागालैंड के, वहां पे वोटिंग नहीं होगी, और वहां एक भी वोट नहीं पड़ा, मगर जीत सुपुंग मेरिन जमीर की हुई। जिस वक्त चुनाव हो रहे थे, उस वक्त ये बताया गया था मुझे कि वहां के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर वाई पेटोन ने ये कहा था कि कोई वोट नहीं करेगा, सबको गांव भेज दो और आप लोग वोट डालना, मतलब पोलिंग एजेंट, गांव बूढ़ा वगैरह। लेकिन वहां पर लोगों ने मुझे जब कांटेक्ट किया, उन्होंने कहा हमें ये कहा जा रहा है। उसके बाद लोगों ने आवाज उठाई और लोगों ने वोट किया। पिछले चुनावों में खून खराबा देखा था मैंने, लोगों के सर फाड़ दिए गए थे, कैंडिडेट्स को अटैक कर लिया गया था, उनके घरों पे आग लगा दी गई थी, मगर वो हिम्मत बनी। और इसीलिए मैं अब जो देख रही हूँ कि हर क्षेत्र में लोग अब बोलने लगेंगे, क्योंकि वो जो एक माहौल बन गया था उससे ब्रेक हो चुका है। इसलिए मुझे लगता है चीजें अब बदलेंगी। मैंने वादा किया था कि मैं आपको कुछ चौंकाने वाले बिहार के तथ्य बताऊंगा कि वहां पर अपोजिशन क्यों नहीं जीतता।